स्टूडेंट, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। फाउंडेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। चार्ज क्या होता है, कैसे इंट्रोड्यूस किया गया है चार्ज, चार्ज से कहां से क्या होता है, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव होता है चार्ज, चार्ज की बेसिक चीजें पढ़ी थी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हमने पढ़ा था चार्ज, पहले थोड़ा सा रिकॉल करेंगे प्रीवियस क्लास को। आवेश, और आज यदि आपने आवेश पढ़ा था कल हमने, यदि आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है, वहां से जाकर चेक करें, ठीक है। नेक्स्ट आज चार्ज पढ़ा था हमने, तो लोग भी देखते हैं। सबसे पहले चार्ज होता क्या है। चार्ज किसी भी वस्तु का वह भौतिक गुण होता है जिससे वह चुंबकीय क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र का अनुभव करती है, उसे उत्पन्न करती है, ठीक है। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी थी चार्ज की। उसके बाद हमने पढ़ा चार्ज है टू टाइप्स, पॉजिटिव होता है और भी होता है कौन सा, नेगेटिव, धनात्मक चार्ज और ऋणात्मक चार्ज। पॉजिटिव कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, जब तो वस्तु का पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, ग्रहण, तो नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाता है। ये पिछली वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं, हम प्रैक्टिकल भी करके देखा था। पिछली वीडियो में हमने एक चीज और सीखी थी आपसे, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज विद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना दी गई थी। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे पिछली वीडियो में कि प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं, वो मैं आज समझाऊंगा आपको। देखो एक बार, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, लगभग इतना ज्यादा है। इससे क्या मतलब हुआ कि जो प्रोटॉन का मास है वो ज्यादा है किसके मास से, इलेक्ट्रॉन के मास से। इसका मतलब क्या, जो प्रोटॉन भारी है इलेक्ट्रॉन से। दूसरी चीज आपने पढ़ा होगा, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़े होगी आपने, कि प्रोटॉन कहां होता है, न्यूक्लियस में अंदर, नाभिक के अंदर यहाँ प्रोटॉन पाए जाते हैं, और बाहर क्या होता है, बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये प्रोटॉन जो अंदर पाया जाता है ये गुरुत्व बल, नाभिकीय बल से जुड़ा होता है, नाभिकीय बल से जुड़ा होता है। इसे निकालने में बहुत समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए इसके आधार पर हम कभी भी चार्ज को डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब प्रोटॉन के आधार पर हम आवेश को सही तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। इसके दो बहुत बड़े बड़े रीजन है। पहला रीजन है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। और दूसरा, जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है और इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, बाहर। इसे निकालना बहुत आसान है, जबकि इसे निकालना बहुत ही मुश्किल है। ये पिछले कॉन्सेप्ट है। आज हम नए डालेंगे, आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे आवेश के गुण, आवेश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। पहली प्रॉपर्टी, समान आवेश, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या काम करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे देखो एक बार, पहला, यदि ये दो बॉडी है मेरे पास, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक दोनों पार्ट रखे हुए, जैसे कि दूर दूर रखी हुई, ये क्या काम करेंगे, दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ऐसे प्रतिकर्षित। मतलब समान, ये जहां नेगेटिव होता है, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या काम करते हैं, आकर्षित करते हैं। एक बॉडी ये है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी ये है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या काम करेंगे,
आकर्षित करेंगे। ये पहली बेसिक प्रॉपर्टी थी चार्ज की। अगर आप लिखना चाहो तो मैं दोबारा बोल सकता हूं। देखो एक बार, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या काम करते हैं, आकर्षित करते हैं। और द वीडियो नोट डाउन। देखो एक बार, सेकंड प्रॉपर्टी है आवेश का बीजगणित योग संभव है, मतलब दो या दो से अधिक आवेशों को बीजगणित योग संभव किया जा सकता है। बोर्ड पर देखिए एक बार प्रैक्टिकली। एक मैंने बॉडी ले ली है, न्यूट्रल बॉडी है, उदासीन बॉडी है, ठीक है। मैंने से क्या काम करा, 2 कूलम का चार्ज दे दिया इसको, ठीक है। इधर से 2 कूलम का चार्ज फिर दे दिया मैंने इसे, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया इसका, 4 कूलम, ठीक है। आपने क्या काम करा, 1 कूलम का चार्ज इसमें से निकाल लिया, 1 कूलम का चार्ज इसमें से निकाल लिया, तो क्या हुआ, 4 कूलम माइनस का 1 कूलम इज इक्वल टू 3 कूलम, ठीक। तो क्या समझे हम ये समझे कि आवेश को जोड़ा या घटाया जा सकता है, किसके आधार पर, बीजगणित योग के आधार पर। इससे क्या प्रूफ होता है, अभी बताने वाले को, इससे प्रूफ होता है कि आवेश एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है, क्योंकि अदिश राशि को जोड़ते या घटाते समय कभी भी उनकी दिशा का ध्यान नहीं रखा जाता, ठीक है। ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसे ऐसे देख सकते हो आप, जैसे ये ऐसे लिखा हुआ कहीं 4 कूलम चार्ज की बॉडी ये है, और भैया 2 कूलम चार्ज की बॉडी ये है। इन दोनों को जोड़ा तो नई बॉडी का जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझे, 6 कूलम। बात समझ आए हैं मेरी, नोट कर लो। सेकंड है मेरा थर्ड, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, समझो इस चीज को पहले। देखो एक बार, एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है मेरे पास, किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है, किसी से इलेक्ट्रॉन देना। देखते हैं, जैसे ये थोड़ी है, ये ठीक है। इस बॉडी से मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन बॉडी को दिए जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन बॉडी को दिए जा रहे हैं तो बॉडी क्या होगी, ऋणावेशित हो जाएगी, ठीक है। बॉडी से इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, मतलब निकाले जा रहे हैं, तो बॉडी कैसे हो जाएगी, बॉडी हो जाएगा आपकी धनावेशित। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है किसका, किसी वस्तु को ऋणावेशित या धनावेशित करने के। धनावेशित का मेरा मतलब है कि बॉडी को कैसे क्या किया जाए, आवेशित किया जाए, है ना। न्यूट्रल बॉडी को कैसे आवेशित किया जाए। अब क्वांटमीकरण का सिद्धांत है, क्वांटमीकरण क्या कहता है, क्या कहता है भाई क्वांटमीकरण। अब देखो एक चीज है, किसी भी आवेशित बॉडी को से इलेक्ट्रॉन निकालने या देने के लिए, निकालने के लिए या देने के लिए, देखते हैं क्या काम करते हैं। देखो एक बार, जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक हो गया प्लस माइनस का, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या होगा, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो क्या हो गया, प्लस का चार्ज उस बॉडी पे आ गया। ये क्यों होता है, इसे ध्यान समझना ही पर। फिर मैंने क्या काम करा, एक की जगह मैंने 4 दे दिया तो 4 हो गया, 4 निकाल लिया तो प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब हम इस सैद्धांतिक रूप से निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी बॉडी पे हम केवल उसके
पूर्णांकों के आधार पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि आप बॉडी पे 1.2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, बॉडी से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, ऐसा संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान केवल और केवल किस आधार पर होता है? पूर्ण गुणन के आधार पर। अब ये सिद्धांत अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सुनो ध्यान से। किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन या आवेश, किसी वस्तु का पूर्ण गुणन, किसी वस्तु पर आवेश उसके इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणन होता है। तो ये क्या होगा? ये होता है Q इक्वल टू Ne। इसे लिख लो, Q बराबर क्या है? आवेश, N बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, E बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। बात समझ आई ना? एक बार दोबारा समझो एक बार। क्वांटम विकिरण क्या होता है? क्वांटम विकिरण एक ऐसा सिद्धांत है जैसे यदि किसी वस्तु को आवेशित, निरावेशित, धनावेशित या ऋणावेशित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन को हम केवल पूर्णांकों के रूप में निकाल सकते हैं, पूर्णांक रूप में ले सकते हैं ना। या तो 1 लेंगे या 2 लेंगे या 3 लेंगे या 4 लेंगे। ऐसा नहीं है कि 1.5 दे दिया, आधा ले लिया, पूर्ण ले लिया, चौथाई ले लिया, नथिंग। हम क्या काम कर सकते हैं? केवल और केवल पूर्ण गुण ले सकते हैं। समझ आ गया मेरी बात? क्वांटम विकिरण के बाद क्लियर है ना? चलो एक चीज और देखते हैं ना। एक चीज है ब्रह्मांड में जिसका नाम है क्वार्क। इसे समझो एक बार, यहां देखते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्वार्क का जो होता है 1/2, जो चार्ज होता है 1/2 इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, बटे के रूप में होता है। आपको अवसर क्वार्क को निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं निकाल रहा है हमेशा? अगर ऐसा संभव है तो फिर मैंने एक पढ़ा, इसका मतलब मैं गलत पढ़ा रहा, आई मीन सिद्धांत गलत है मेरा। बात समझ आ रही है ना मेरी? भाई क्वार्क जो है एक ऐसा पदार्थ होता है जिसपे इतने चार्ज होते हैं। अगर एक क्वार्क निकाल दिया जाएगा किसी बॉडी से तो इसका मतलब आधा इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, पॉइंट में इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं। लेकिन तभी हमारा ये वाला सिद्धांत फेल हो जाएगा। क्यों? चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देखते हैं। देखो बेटे, क्वार्क को, पहला क्वेश्चन, क्वार्क को क्यों नहीं निकाल सकते? इसका क्या कारण है? क्वार्क जो है वातावरण में स्थायी नहीं है। वातावरण में क्या नहीं है? वातावरण में स्थायी नहीं है क्वार्क। मतलब भाई हम, आप एक छोटी सी कहानी है, Na+Cl मिलकर NaCl हो जाए, मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। कैसे? इन्वायरमेंट में। भाई इलेक्ट्रॉन थोड़ी बहुत तो गमन करेगा ही वातावरण में, और क्वार्क जैसे वातावरण में गमन करेगा तो अपने आप में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है कि जो क्वार्क नाम तो बनता है ऐसे भूल जाओ। क्यों? जो भी स्थायी नहीं है तो आज बिना तली का उल्टा, उसके बारे में क्या सोचे हम? ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करना। इतनी बात समझ आई? बहुत दो वीडियो नोट डाउन कर लो कुछ। चलो क्वेश्चन लिखेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन है मेरे पास, क्या किसी वस्तु पर 48 10⁻32 का आवेश संभव है? ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या काम करेंगे? हमें पता है कि इस वस्तु पर आवेश संभव तब होता है जब उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान केवल पूर्ण गुणनों के रूप में हुआ हो। ये किसी को वैल्यू दे रखी है Q, जितना दिया है वो लिख लो, Q = 48 × 10⁻32 कूलम, है ना। E = तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम। N हमें निकालना। यदि हमारे क्वेश्चन को सोल्व करते समय n एक ऐसा नंबर आ जाए, पूर्णांक आ जाए, पूर्णांक इंटीजर आ जाए, तो संभव है, संभव नहीं है। देखते हैं, आ जाओ। Q = क्या होता है? Ne। हमें क्या निकालना? n। तो पहले n को इधर लेकर आ जाओ, n = Q/E। इन सब की वैल्यू रख दो। n = कितना है? 48
अपॉन ई 1.6 10 टू द पावर माइनस के 90। और हाँ एक समय की इस बात का हमेशा याद रखें, जब आप कोई भी न्यूमेरिकल करें तो उसकी यूनिट जरूर देख लें, इकाई जो लिखी हुई है, इकाई से इकाई मैच करनी चाहिए। अगर इकाई से इकाई मैच नहीं तो उसका मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, सवाल तभी आसान हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट हटा के यहाँ जीरो लगा लो, यहाँ 10 लिख लो। ठीक है, कितना हो जाएगा 480 गुणा 10 की पावर माइनस की 32। ये कहाँ जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगी प्लस की पावर हो जाएगी, यहाँ कितना हो जाएगा 16, 16 की 48 30। देखो एक बार बेस इक्वल है, अगर बेस इक्वल है और आर बराबर है तो पावर को हम जोड़ सकते हैं, तो जोड़ते हैं। क्या होगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा, बताओ माइनस के 23, सॉरी N इज इक्वल टू, संभव है। वीडियो को पॉज कर दो, न्यूमेरिकल कॉपी कर लें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब अगर मेरे पास एक मार्कर है, ये इस मार्कर में तोड़ मरोड़ के कुछ भी कर सकता हूं उसके साथ, लेकिन इसके जो बेसिक चार्जेस होते हैं जो आवेश है इसके अंदर, उसे मैं कभी भी ना तो नष्ट कर सकता ना ही क्रिएट कर सकता। एक बहुत सी सिंपल सा और आसान सा एग्जाम्पल होता है कोई बीटा अल्फा बीटा 3 कण होता है ना, बीटा लाए के इलेक्ट्रॉन, यदि किसी बीटा को हम तोड़े तो तोड़ने से क्या होगा, न्यूट्रन जो है, न्यूट्रन जो देखो एक बार बीटा जो है बीटा, ठीक है 1v0 ये नेगेटिव होता है। जब इसका डिस्ट्रॉय करते हैं, तोड़ते हैं हम, जब इसे हम तोड़ते हैं तो न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, नोट कन्वर्ट, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रॉन कन्वर्ट टू बदल जाता है क्या में, प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में बदल जाता है ऑटोमेटिकली। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जन्म हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन का जन्म हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर क्या काम करते हैं, जीरो, तो नेट चार्ज क्या हो जाता है, जीरो। इसलिए आवेश कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। केवल आवेश को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखें, स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखें, किसी धातु के गोले को एक कूलाम आवेश से आवेशित मतलब चार्ज करने के लिए उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। सोचो, कमेंट बॉक्स में मुझे भेजना है क्वेश्चन का आंसर। चलो आओ देखते हैं ना सोल्यूशन। Q इक्वल टू कितना दिया है, 1 कूलम है ना। E इक्वल टू कितना है, 1.6 10 टू द पावर माइनस के 19। N इक्वल टू पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। क्वांटमीकरण की प्रोसेस से क्या होता है, Q इक्वल टू होता है Ne, Q इक्वल टू क्या होता है Ne, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। वैल्यू पुट करें 1, इसकी वैल्यू कितनी है 1.6 10 टू द पावर माइनस के 9। यहां से पॉइंट हटकर ऊपर जीरो लग जाओगे, क्या हो जाएगा। अब नेगेटिव पावर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएगी तो अपना चिन्ह बदल देती है। इधर आ जाइए, ये हो जाएगा N इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 18 अपॉन 16। एक और मैंने यहां से कम कर लिया, जीरो लगा लिया, तो n बराबर कितना हो जाएगा, N इक्वल टू हो जाएगा, देखो 16 से तुम 96 बच गए 4, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80 गुना 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालने हमें पड़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा है, कॉपी करके पोज कर इजी लग रहा है न्यूमेरिकल, बहुत इजी है।
अगर आप ऐसे इस तरीके से पढ़ते रहोगे, मेरे साथ चलोगे, वीडियो को एंड तक देखते रहोगे, और हाँ, मुझे एनर्जी देने के लिए मेरे लाइक जरूर करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन है मेरे पास, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। एक उदासीन बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, समझना ध्यान से। इस न्यूट्रल बॉडी का जो द्रव्यमान है वो m1 है। क्या है? m1 है, ठीक है। और मैंने क्या काम करा, इसे इलेक्ट्रॉन दे दिया 1। जैसे मैं इसे 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो बॉडी कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। इस ऋणावेशित बॉडी का जो द्रव्यमान मान लिया मैंने, या वेट जो मान लिया, वो m2 हो गया। ऋणावेशित बॉडी है, नेगेटिव बॉडी है। कैसी बॉडी है? नेगेटिव। फिर मैंने क्या काम करा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया। तो निकालने के बाद क्या हो गया, ये बॉडी कैसी होगी? धनावेशित। बॉडी का द्रव्यमान कितना हो गया? m2, धनावेशित। ठीक है, अच्छा जी। तो बच्चों मैं करना क्या चाह रहा हूं, प्यारे बच्चों, मैं ये करना चाह रहा हूं, इसमें मैं देखना चाह रहा हूं, यदि किसी बॉडी से द्रव्यमान निकाला जाए या द्रव्यमान कम किया जाए, या चार्ज निकाला जाए या चार्ज दिया जाए, या तो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बॉडी के द्रव्यमान पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? सोचो इसके बारे में थोड़ा सा। चलो मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरा, वो है क्या आवेश द्रव्यमान पर प्रभाव डालता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। कुछ ऑप्शन है मेरे पास, सोचना थोड़ी देर। पहला ऑप्शन क्या है, क्या m1 बराबर m2 बराबर m3, तो तीनों बराबर आएंगे। एक और देखो एक बार, m1 बड़ा होगा m2 से, m2 बड़ा होगा m3 से। ये सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड, m2 बड़ा होगा m1 से और m1 बड़ा होगा m3 से। फोर्थ है, m1 छोटा होगा m2 से और m2 छोटा होगा m3 से। देखो एक बार क्या हो सकता है, चलो बताएंगे। थोड़ा सा दिमाग पे स्टेट डालो, क्या हो सकता है, सोच के देखो। सोच के ऐसे मैं लिख लो अपने आप से। फिर क्वेश्चन के मैं जवाब से दूंगा तो सोचना क्या मेरी एजम्पशन ठीक थी या रॉन्ग। ठीक है, ट्राई करो एक बार ऑप्शन से। चलो आ जाओ। इसके दो तरीके, पहला सैद्धांतिक रूप से, दूसरा प्रयोगात्मक रूप से। भाई प्रयोग करके देखेंगे ऐसा हो सके, नहीं हो सकता। चलो ठीक है। अब आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, किसका द्रव्यमान? इलेक्ट्रॉन का। कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है Me = 9.1 × 10⁻³ kg। इतना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, मतलब 9.1 नीचे 1,1000 का 30 से भाग दिया जाएगा तो बहुत ही छोटा सा द्रव्यमान होगा। किसका? द्रव्यमान का। सॉरी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कैसा होगा? बहुत ही छोटा होगा। तो अगर मैं, आपने सुना होगा कभी कभी समुद्र में एक बाल्टी पानी से कुछ नहीं होता। यदि मैं क्या काम करूं, 1 लीटर पानी रहा मैं बिस्लरी की बोतल, मैंने क्या काम करा, समुद्र में जगह डाल दी। फिर समुद्र से पूछा, बता भाई इसका वजन कितना बढ़ा? समुद्र कहेगा भाई मेरा तो पहले से इतना वजन है, एक से क्या फर्क मार रहा। ठीक है, किसी ने फिर क्या काम करा, चलो किसी ने उसमें से पानी निकाल दिया, 1 बोतल पानी निकाल दिया। फिर पूछा गया, बताओ भाई कितना वजन बढ़ा? फिर भी ये आंसर होगा। तो समुद्र में तो कहाँ पानी है, तो एक बाल्टी पानी मतलब 1 बोतल पानी है। ऐसे मान कर दोस्तों जैसे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना। तो प्रयोगात्मक रूप से तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन भाई पानी की बोतल तो निकली है, पानी की बोतल डली भी है उसमें, उसका मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिकली तो हो सकता है ऐसा कि हम ना माने कुछ नहीं होने वाला, लेकिन सैद्धांतिक रूप से हमारे दिमाग में किधर चले गए, भाई 1 बोतल तो पानी निकला ही है, अरे 1 बोतल पानी क्या हुआ? कम भी हुआ।
तो कौन इस हिसाब से आप कौन सा आंसर आपका ठीक होना चाहिए? यहाँ देखो एक बार, सोडियम 3 करो, यहाँ देखो एक बार, जब एक इलेक्ट्रॉन उसे दिया, उस पर ऋणावेशित आ गया, तो इतना तो द्रव्यमान भी गया होगा ना, या नहीं गया होगा? भाई अगर किसी से एक इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया तो द्रव्यमान भी उसके साथ चला, तो इसका मतलब इस वाले से तो m2 बड़ा है, ये आगे तो ठीक हुआ, ठीक है। जब किसी से एक इलेक्ट्रॉन दिया तो द्रव्यमान इतना कम गया होगा, तो जो न्यूट्रल बॉडी है, उदासीन बॉडी है, ठीक है, जिसका कोई चार्ज नहीं है, उस बॉडी का द्रव्यमान अपना आप ही कम हो गया, अपना आप ही कैसा हो गया? कम होगा। तो सैद्धांतिक रूप से इसका ये वाला आंसर ठीक होगा, ठीक है ना। अच्छा चलो, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है कि द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन निकालने से या ना निकालने से द्रव्यमान में क्या फर्क पड़ता है, तो उसके लिए मेरे पास सूत्र है, उस सूत्र को लिख रहे हैं हम कि डेल्टा एम, द्रव्यमान में कमी या वृद्धि, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला नोट कर लो, दोबारा सुन लो एक बार। यदि कोई हमसे कहे कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इतने इलेक्ट्रॉन दे दिए, फलाना इलेक्ट्रॉन दे दिए, 50 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 100 इलेक्ट्रॉन दे दिए या 200 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो कितने द्रव्यमान में वृद्धि हुई? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg से गुना कर दो, इतने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल दी, धनावेश उसमें आ गया, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, इसमें से उतने इलेक्ट्रॉन अगर गए तो द्रव्यमान की क्या हुई? क्षति। अगर इलेक्ट्रॉन आए तो द्रव्यमान में क्या हुई? वृद्धि। इसका मतलब परिवर्तन होना जरूरी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ, आवेश द्रव्यमान पर प्रभाव डालता है, आवेश द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। जिस रेशियो में, रेशियो कैसा होता है, जिस रेशियो में आवेश बढ़ेगा उसी रेशियो में द्रव्यमान की वृद्धि या कमी हो जाएगी। नोट कर लेगा। प्यारे बच्चों, ये दो न्यूमेरिकल है। यदि आपने थोड़ी बहुत अच्छी तरीके से स्टडी की है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, हर एक स्टेप को अच्छी तरीके से समझा है, तो दो न्यूमेरिकल दिए गए हैं, बोर्ड पे ध्यान से पढ़ना। पहला है, एक आवेशित चालक में 400 इलेक्ट्रॉन घोल है, 400 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो चालक में कुल आवेश की प्रकृति बताइए। आवेश और प्रकृति दोनों बतानी, मतलब प्रकृति या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बात समझ में आ रही है मेरी? नेगेटिव है या पॉजिटिव। प्रकृति का मतलब होता है, नेचर का मतलब होता है उसकी नेगेटिव है या पॉजिटिव। ये आपको कैलकुलेशन करके मुझे कमेंट बॉक्स में सोल्व कर भेजना है। दूसरा, ओम से रगड़ने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा इतने ऋणावेशित हो जाता है। अब उसके साथ दो कंडीशन हुई, एक क्या, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी स्थानांतरण हुई। अगर हाथ को रगड़ेंगे गर्म हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तो कंपल्सरी है, ठीक है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ तो चार्ज क्रिएट हुआ, और चार्ज क्रिएट हुआ तो उष्मा क्रिएट हुई, तो ये बताना मुझे आपको, ठीक है। उसके बाद क्या उनसे पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होगा? हाँ, अगर होगा तो कैलकुलेशन करके बताने का, नहीं होगा तो भी बताना, ठीक है। मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अगर अब ये आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाएं, सब्सक्राइब करके जाएं और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने का मौका दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।